हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। और आज की इनकम टैक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस। राइट, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। अब आप जो पढ़ने वाले हैं सारे एग्जेम्पशंस कैपिटल गेन के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण होते हैं। सेक्शन 54 के अंतर्गत जितने भी एग्जेम्पशंस आते हैं उस सारे एग्जेम्पशंस हम लोग अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और ये एग्जेम्पशंस अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप लोगों का लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। ओके, तो ये जो टैक्स प्लानिंग्स होती है, जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज लेन देन होते हैं, तो वो चार्टेड अकाउंटेंट्स को हजारों रुपए उनकी फीसेस पे करते हैं सिर्फ उनकी टैक्स प्लानिंग और उनका टैक्स बचाने के लिए और एग्जेम्पशंस लेने के लिए। तो मैं आपको बताऊं, कंसल्टेंसी फीसेस चार्ज करते हैं बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हजारों रुपए, सिर्फ कंसल्टेंसी फीसेस। आप उनके सामने जाकर बैठेंगे उनकी चेयर पर, वो आपसे आधा घंटा एक घंटा डिस्कस करेंगे और वो हजारों रुपए सिर्फ वो डिस्कशन के चार्जेस आपसे ले लेते हैं। तो इतना वैल्यूएबल होता है ये टैक्स की प्लानिंग और एग्जेम्पशंस की प्लानिंग। किस तरह से आप कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं, तो ये सारे एग्जेम्पशंस वन बाय वन में यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कैपिटल गेन के नजरिए से। कैपिटल गेन टॉपिक जो अब तक हमने पढ़ा, अब तक तो हमने सिर्फ ये देखा कि कौन सा कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कितना टैक्स आया आपका। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है कि आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स देना है। आपका कैपिटल गेन हुआ है जिसके ऊपर आपका टैक्स बन रहा है। अब आप उस टैक्स को कैसे कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस है। और सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे कि जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है। तो हम अब वन बाय वन एक एक प्रोविजन पर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है सेक्शन 54। आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है, आप ध्यान से देखिए स्लाइड को। सेक्शन 54 जो ये सेक्शन है इनकम टैक्स का, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का, 54 के अंतर्गत क्या चीज आती है? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मकान जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, अगर हम हमारा रहने का मकान, अब आपका मकान भी हो सकता है, आपका बंगलो भी हो सकता है, आपका फ्लैट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप किसी रूम में भी रह सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी महानगरों में लोगों के पास एक आपने सुना होगा कि उनके पास एक छोटा सा रूम होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अ, क्या कहते हैं उसको, चौल में कमरा होता है उनके पास एक प्रकार से। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रूम भी है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए तो वहां तो मकान ही है। तो ऐसे केस में मकान की जो डेफिनेशन है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, वो ये है कि ऐसी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, जहां कंस्ट्रक्शन हुआ हो, जो रहने लायक हो, जहां छत हो, राइट, अगर आप उसमें रहते हैं वो आपका रेसिडेंशियल है। यानी वो कमर्शियल जगह नहीं होनी चाहिए। यूं आप मेन मार्केट में किसी दुकान में खुद रहते हैं, वहीं रहना करना करते हैं, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी तो है ही, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। भले रेसिडेंशियल यूज कर रहे हो आप, ये अलग बात है। तो यहाँ पर दोनों चीजें होनी चाहिए कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और रेसिडेंशियल पर्पज से ही इस्तेमाल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपका रूम, कोई फ्लैट, कोई मकान, कोई विला, कोई बंगलो जिसमें आप रहते हैं, जो रेसिडेंशियल स्टेटस रखती हो वो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं, ध्यान देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट मानी जाती है, राइट। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस जो आप यूज कर रहे थे, उसे आप अगर ट्रांसफर करते हैं यानी सेल करते हैं, ओके, और उसके ऊपर आपको कोई मुनाफा होता है। लाइक आपके पास कोई रहने का मकान था, आपने उस मकान को बेच दिया साहब 1 करोड़ रुपए में। आपने सीए के पास गए और सीए ने अपनी कैलकुलेशन करके बता दिया कि भैया आपको 40 लाख का यहाँ पर कैपिटल गेन हो रहा है। 40 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है। आप समझ रहे, 40 लाख के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी कितना बन जाना है। आपको वहां पर 15 से 18 लाख रुपए खाली टैक्स देना पड़ जाएगा उस केस में। तो उस केस में
15 से 18 लाख तो नहीं बनेगा, 20% के हिसाब से 8 लाख रुपए बनेगा आपका। लेकिन अदर इनकम भी है आपकी, तो वो आपका टोटल मिलाकर टैक्स, तो आप ये 8 लाख बचा कैसे सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है। ठीक है, तो 40 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है तो 8 लाख का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो यूं देखे तो आपको 32 लाख का ही प्रॉफिट हुआ, यूं देखे तो उस मकान पे। तो नहीं, आप थोड़ी 8 लाख देने वाले हो। तो उस केस में आप अपना टैक्स बचा सकते हैं 54 के अंतर्गत, सेक्शन 54 के अंतर्गत आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल है, किस तरह का एसएससी होना चाहिए जिसको ये सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलता है एग्जेम्पशन का? किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ को, इंडिविजुअल एकल व्यक्ति, एचयूएफ पूरा परिवार, ठीक है, तो कोई भी परिवार या एकल व्यक्ति अपनी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो वो, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो। यूं नहीं कि आपने 6 महीने पहले खरीदी और वापस बेच दी, 1 साल पहले खरीदी और बेच दी, क्योंकि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मोर देन 2 इयर्स उसे आप रखें और उसके बाद आप उसे ट्रांसफर करें। तो ऐसे केस में इफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आप मोर देन 2 ईयर रखने के बाद उसे ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, आपको कोई कैपिटल गेन उसके ऊपर हो रहा है तो, और आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ है, ये सारी चीजें देखिए आपको मिक्स करना पड़ेगा, राइट। मिक्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें होगी तो आपको 54 का एग्जेम्पशन मिलने वाला है। इनमें से कोई भी चीज लेके के नहीं है तो आपको 54 का एग्जेम्पशन नहीं मिलना है। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट रही तो नहीं मिलना है। इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा कोई एसएससी रहा है, मान लो किसी कंपनी ने कोई बंगलो खरीदा था और अब बेच रही है, नहीं मिलना है, क्योंकि वो एसएससी किस टाइप का हो गया, वो नॉन इंडिविजुअल एसएससी हो गया, कंपनी हो गया, राइट। और अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी दुकान थी और आपने खरीदी थी, बेच रहे हो, तब भी आपको 54 का एग्जेम्पशन नहीं मिलना है क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, हाउस प्रॉपर्टी हो और आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो और आपको वहां पर कैपिटल गेन निकल कर आ गया, तो अब आप क्या करोगे? देखिए, जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसमें मकान बना हुआ हो। जैसे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा, जो जैसे मान लो 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट था आपका, जिसके ऊपर 1800 स्क्वायर फीट पे मकान कंस्ट्रक्टेड था और 600 स्क्वायर फीट आपका क्या था, आगे थोड़ा सा गार्डन एरिया था। तो अब आप ये बोलो, आप ये वहां पर इनकम टैक्स ये नहीं बोलने वाला आपको कि यार आपने जो मकान बेचा उसमें तो आपने लैंड भी बेची, साथ में आपने खाली प्लॉट भी बेचा साथ में, तो वो प्लॉट अपॉर्चुनेट टू दैट हाउस, यानी उस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े बंगलो होते हैं तो उसमें बंगला तो छोटा होगा, उसके अंदर जो खाली स्पेस है वो ज्यादा होगा, लेकिन पूरा बंगले की डेफिनेशन में वो पूरी की पूरी जगह कवर हो रही है। तो ऐसे केस में अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के साथ कोई लगी हुई जमीन है, लाइक कोई पार्किंग एरिया है, लाइक कोई गार्डन एरिया है, तो उसे भी उस हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर किया जाएगा, ध्यान देना। तो वो भी हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही आएगा, वो पूरी की पूरी हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर होगी। ओके, लेकिन अगर आप प्लॉट बेचते हो, लाइक अगर आपने सिर्फ प्लॉट खरीदा था, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया और आप उसे बेच रहे हैं, तो आप उसे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मान ही नहीं सकते। 54 का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा ही नहीं उस केस में। 54 का एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब हाउस प्रॉपर्टी हो, वापस मैं बता रहा हूँ, मकान संपत्ति हो। अब उस मकान संपत्ति के साथ अगर कोई जमीन लगी हुई है, अटैच्ड में, एसोसिएट है, ठीक है, जिसे आप अलग अलग नहीं कर सकते, उस केस में फिर वो भी मकान संपत्ति की डेफिनेशन में ही आएगी, हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही आएगी, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन खाली प्लॉट होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ओके, तो अगर आप कोई मकान बेचते हो, अगर आपको इंडिविजुअल एचयूएफ हो, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है वो आपकी, जिस पर आपको एलटीसीजी हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, राइट, और आप उस मकान को बेचकर एक नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, राइट। क्यों बेच रहे हो? देखिए, कोई भी आदमी मकान क्यों बेचता है? कोई भी आदमी मकान उसके बेचने के कारण हो सकते हैं बहुत सारे। तो मकान इसलिए बेच रहा हो कि वो मकान बेचकर नया मकान ले रहा हो। तो ऐसा है कि अगर आप कोई एक हाउस प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं पहले, मेरा मकान भिलवाड़ा में था, अब मैं भिलवाड़ा से मेरा ट्रांसफर उदयपुर में हो गया, मैं भिलवाड़ा वाला मकान बेच रहा हूँ और उदयपुर में मुझे नया मकान खरीदना है, तो मैंने उस हाउस प्रॉपर्टी को बेचा है। तो मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है, वो जो नई एसेट मैं खरीदना चाह रहा हूँ या बनवाना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं खरीदना, बनवा भी सकते हो आप, है ना, प्लॉट लेके उसको कंस्ट्रक्ट भी करवा सकते हैं। तो अगर आप कोई नई एसेट खरीद रहे हो, नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अब देखो यहाँ वापस आप चीजों को जोड़िए आपस में। आप अपना रेसिडेंशियल मकान बेच रहे हैं और एक नया रेसिडेंशियल मकान या तो बेच रहे हैं या बनवा रहे हैं, राइट, इसलिए आप पुराना बेच रहे हैं। आप कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट थी वो आपकी, यानी आप लंबे समय से उस मकान में रह रहे थे, ठीक है, और अब आप उसको बेच रहे हैं और कैपिटल गेन हो रहा है आपको। तो ऐसे केस में
आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो नया मकान खरीदने जा रहे हैं वो नया मकान या तो आप जैसे वो जो आपका मकान बेच रहे हो जिस पर आपको कैपिटल गेन हो रहा है उसके 1 साल के अंदर अंदर खरीदा हो, आपने पहले खरीद लिया हो। कई सारे लोग क्या करते हैं, नई प्रॉपर्टी पहले खरीद लेते हैं फिर पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं, राइट। कई सारे लोग क्या करते हैं, पहले पुरानी प्रॉपर्टी बेचते हैं फिर नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बनवाते हैं। तो ये सबका अपना अपना बजट होता है और अपना अपना एक थीम होता है, राइट। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि आपको जो नया मकान खरीदना है बनवाना है वो आप पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर ही नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या बनवाएंगे। आप ये भी हो सकता है कि आपने पहले ही खरीद लिया हो और खरीद कर अब आपको फंड का अरेंजमेंट, एक बार तो आपने लोन लेके कर दिया काम साहब, नया मकान खरीद लिया, अब आप चाह रहे हो कि यार वो लोन कम हो जाए उसके लिए आप पुराना मकान बेच दो, तो आपने अपना पुराना मकान इसलिए बेचा। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नया असेट है, न्यू असेट है, वो आप पहले भी परचेज कर सकते हो। तो देखिए इस केस में क्या होगा, आपको 54 का बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप वो मकान बेच रहे हो जिस पर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, या तो उस मकान को बेचने से 1 साल पहले के पीरियड के अंदर अंदर आपने कोई नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, या फिर उस मकान को बेचकर अगले 2 सालों के अंदर अंदर आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी हो, या फिर आप उस मकान को बेचा और उसके अगले 3 साल के अंदर अंदर आप कोई नई हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, इसे कहते हैं -1 +2 +3। ठीक है, -1 क्या हो गया, नई प्रॉपर्टी को खरीदने का टाइम, कि पहले खरीद लिया साहब आपने 1 साल के अंदर अंदर और फिर आपने वो मकान बेचा। +2 का मतलब है कि बेचने के 2 साल के अंदर खरीदा, मतलब आगे पीरियड के अंदर अंदर खरीदा। और +3 में कंस्ट्रक्शन का काम आता है कि अगर बनवाने जा रहे हो टाइम भी लगेगा, पहले आप प्लॉट सर्च करोगे अच्छे एरिया में, फिर प्लॉट खरीदोगे, फिर प्लॉट खरीदने के बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाओगे, तो इस प्रोसेस में आपको समय लगता है, राइट। तो इसमें आपको 3 साल का टाइम दिया है। तो ऐसे केस में अगर आप जो मकान बेच रहे हैं जिसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, उस कैपिटल गेन को बचाना चाहते हैं, उस कैपिटल गेन पर आप 54 का एग्जेम्पशंस लेना चाहते हैं, तो फिर आप नई प्रॉपर्टी खरीदें, वो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें। और वो प्रॉपर्टी खरीदने का समय या तो -1 ईयर यानी बेचने से 1 साल पहले के पीरियड के अंदर हुआ हो वो ट्रांजेक्शन, या फिर बेचने के बाद 2 साल के अंदर खरीदो या 3 साल के अंदर बनवाओ। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है कि सर आप कह रहे हो कि मकान बनवाओगे तो आप तीसरे साल जाकर वो मकान कंस्ट्रक्शन पूरा होगा और आपका कैपिटल गेन तो इस साल हो गया, मान लो 2020 का मामला है। अब आपको नया मकान बनवाना है साहब, प्लॉट लेके कोई अच्छा, और 2020 में आपने यहाँ पर अब जाकर जून महीने में कोई वो अपना मकान बेचा जिस पर आपको 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ और लगभग 8 लाख का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। अब आपका जो मकान बनाना स्टार्ट करोगे वो यूं तो नहीं कि भाई आज का आज ही स्टार्ट कर दोगे, आप अब प्लॉट सर्च करोगे, प्लॉट खरीदोगे, फिर मकान बनाओगे। इसमें हो सकता है आपको ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाए, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो फिर आपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक तो कोई डिसीजन लिया ही नहीं, आपने ना प्लॉट खरीदा ना अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो फिर आप कैपिटल गेन कैसे बचा सकते हो, आप कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बच सकते हो, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया जबकि आपका या तो नया मकान बना नहीं है या आपने नया मकान खरीदा नहीं है। तो यहाँ जो +2 और +3 का जो कंसेप्ट है, आपका अगर उद्देश्य कैपिटल गेन को री इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, कि आपको पता है कि भैया ये 40 लाख जो आए हैं, ये 40 लाख का जो मुझे मुनाफा हुआ है, इससे तो मुझे नई प्रॉपर्टी में डालना है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाएंगे बैंक के अंदर, किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक के अंतर्गत कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाएंगे और उसमें उस पैसे को डिपॉजिट करा देंगे, राइट। और उस पैसे का यूज आप फिर तभी उस पैसे का यूज ले पाएंगे जब आप उस पैसे को नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे केस में कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको वो कैपिटल गेन उस फाइनेंशियल ईयर में आप एग्जेम्पशंस क्लेम कर पाओगे 54 का, राइट। तो ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप अपना कैपिटल गेन किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर आपको हुआ है बेचने पर और आप उसे बचाना चाह रहे हो, तो आपको नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा। और ये इन्वेस्टमेंट या तो -1 या +2 +3 ईयर के अंतर्गत करना पड़ेगा। -1 और +2 +3 अब समझ में आ गया आपको कि जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो या तो उसके 1 साल के अंदर अंदर पहले ही हो चुका इन्वेस्टमेंट, या अगले 2 साल के अंदर आपने परचेज कर रहे हो, या अगले 3 साल में आप बनवा रहे हो। ठीक है, डिपॉजिट स्कीम इसमें अवेलेबल है। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होने का मतलब हुआ कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और जिसमें आपको अपना कैपिटल गेन उसमें एक बार सबमिट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है कि कितना फायदा होगा। 40 लाख का, देखो 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेची, 40 लाख का कैपिटल गेन हुआ, लगभग 8 लाख का टैक्स बन रहा है।
अब मुझे जो नई प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है वो कितना लगाना है? देखिए, नई प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाना चाह रहे हो, तो इसका जो फंडा है वो ये है कि जितना कैपिटल गेन हुआ आपको, कितना हुआ, 40 लाख हुआ, राइट। और जितनी आप कॉस्ट ऑफ न्यू असेट है, न्यू असेट मान लो आप जो नई प्रॉपर्टी आप प्लॉट खरीद के उसमें उस मकान को बनाओगे या नया मकान खरीदने जा रहे हो, मान लो नया मकान आपका 80 लाख में पड़ रहा है, तो कैपिटल गेन 40 लाख, नए मकान की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट CNA, ठीक है। CNA जो है आपकी, कैपिटल गेन आपका कितना हो रहा है, 40 लाख हो रहा है, CNA आपका कितना हो रहा है, हो सकता है 70 लाख हो सकता है 80 लाख हो, तो दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्पशंस में चला जाएगा, तो दोनों में से कम कैपिटल गेन 40 लाख, 40 का 40 ही एग्जेम्प्ट हो गया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0, राइट। तो आपको नई प्रॉपर्टी में एटलीस्ट कम से कम कितना पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा, उतना पैसा जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है, राइट। हमेशा याद रखिएगा, जरूरी नहीं 1 करोड़। अब किसी बंदे के पास मकान बेचने से 1 करोड़ आया था, वो टेंशन लेके घूमे कि यार मेरे को तो ये 1 करोड़ वापस नए मकान में लगाना पड़ेगा ना। क्यों लगाना पड़ेगा 1 करोड़ नए मकान में? अगर तूने पुराना मकान इसलिए बेचा क्योंकि तू फाइनेंशियल क्राइसिस में था, अब तेरी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी वो अच्छी वैल्यूएशन उसकी आ रही थी मार्केट में, अब तू चाह रहा है कि यार मैं तो अपना मकान बेच लूं, मेरा फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो कोई धंधा चालू करूंगा तो मुझे पैसे की जरूरत है, और मकान बेच के मैं कोई फ्लैट ले लूंगा तो फ्लैट सस्ते में आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में आपने मकान बेच दिया, 1 करोड़ रुपया आया, अब आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि यार इस 1 करोड़ में से 30-40 लाख का कोई फ्लैट ले लूं, ताकि बात चलो रहने का काम तो हो जाए मेरा, नई प्रॉपर्टी खरीद लूं, और बाकी का पैसा मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो बिजनेस चल गया तो ऐसे कई सारे फ्लैट और मकान वापस खरीद लूंगा मैं। तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम सही है। उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो आप नया फ्लैट लेने जा रहे हो उसकी एटलीस्ट कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब आपको कितने का फ्लैट नया लेना है, ठीक है। वो आपको निकालने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जो पुरानी प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन हो रहा है वो कितना है, उसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप वो कैलकुलेट कर पाए, जो कि आसानी से कर सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सारी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन समझाई, किस तरह से LTCA निकालेंगे, किस तरह से LTCG निकालेंगे, किस तरह से LTCL निकालेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मैंने आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बताया जिससे कैलकुलेट करना बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो आप पहले तो उस प्रॉपर्टी जिसको आप सेल कर रहे हो 1 करोड़ रुपए में, पहले तो आप उसके ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। आपको जब कैपिटल गेन का फिगर आ जाएगा आपके सामने, मान लो कैपिटल गेन का फिगर आया 50 लाख रुपए साहब, कि 1 करोड़ में से 50 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है, तो अब आपको नई प्रॉपर्टी में कितना डालना पड़ेगा, 50 लाख डालना पड़ेगा। आपको 50 लाख डालोगे तब जाकर उस पूरे के पूरे 50 लाख का आप एग्जेम्पशन ले सकते हो और आपका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगा कैपिटल गेन का, तो कैपिटल गेन टैक्स आपका 0 हो जाएगा उस केस में। तो नई प्रॉपर्टी में आपको एटलीस्ट उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है जितना अमाउंट आप कैपिटल गेन हुआ है आपको पुरानी प्रॉपर्टी से, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। ये सेक्शन 54 के एग्जाम्पशंस काफी लोग लेते हैं, जो लोग अपने मकान बेचते हैं वापस नया मकान लेते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पशन है सेक्शन 54 का, ध्यान देना। तो एटलीस्ट हमें नई प्रॉपर्टी उतनी वैल्यू की तो खरीदनी है जितनी वैल्यू का हमें कैपिटल गेन हुआ है। अब आप ज्यादा खरीद लो तो वो आपका मैटर है, उसमें आपको कोई एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस हैं वो कितना मिलना है, या तो कैपिटल गेन मिलना है या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मिलना है, दोनों में से जो भी कम है वो मिलना है। तो अब कम है तो आपने जैसे अब आपको पता है कि 50 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हुआ है, अब आप उसमें जानबूझकर कोई 80 लाख की कोई प्रॉपर्टी ले ली, तो ये आपका लुकआउट है, आपको बेनिफिट तो 50 लाख का ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर उतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी, न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जरूर खरीदे जितनी वैल्यू का आपको कैपिटल गेन हुआ, तब जाकर आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जाम कर पाओगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, गॉट इट, अगर आपने नोट डाउन, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपको 50 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है पुरानी प्रॉपर्टी पे, लेकिन आप इतना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, आपने कोई ऐसा धंधा सोचा है जिस धंधे में आपको तकरीबन 70 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आपने देखा कि यार 1 करोड़ में से 70 लाख तो मैं बिजनेस में लगा दूं, 30 लाख रुपए बचता है तो मैं कोई 2 BHK जैसा कोई फ्लैट ले लूं, ठीक है। आपने 30 लाख का कोई फ्लैट ले लिया साहब, तो अब आपको कैपिटल गेन एग्जाम कितना हुआ, देखिए कैपिटल गेन तो हुआ 50 लाख, एग्जाम कितना होगा 30 लाख। तो ऐसे केस में 20 लाख जो एडिशनल अमाउंट है, यानी कैपिटल गेन 50 लाख हुआ, एग्जाम हुआ 30 लाख, तो जो ऊपर का अमाउंट है 20 लाख, उस 20 लाख पर आपका टैक्स बन जाएगा। तो 20 लाख पर आपका 20% के हिसाब से कितना हो गया, 4 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स हो गया। तो फिर आप अपना जो एग्जेम्पशन है वो पूरा नहीं ले पाए, क्योंकि आपने उतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया जितना आपको कैपिटल गेन हुआ। तो न्यू एसेट के अंतर्गत आपको एटलीस्ट उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना, अगर आपको पूरा 54 का फायदा लेना, बिकॉज देयर इज नो कैपिंग लिमिट, कोई लिमिट है ही नहीं इसमें, राइट। कोई लिमिट है ही नहीं का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि इसमें कोई अमाउंट वाइज लिमिट नहीं है,
ओके, तो ऐसे केस में आप उतना मैक्सिमम आप एग्जेम्पशंस ले सकते हैं जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है। ओके, तो ये आपको 54 का एग्जेम्पशन है। अब देखिए इसमें एक नियम और है, खुश नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं यार, काफी चालाक लोग होते हैं बहुत सारे। कैसे चालाक होते हैं वो भी मैं बताऊं आपको, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे अभी इसी एग्जांपल पर मैं बात करता हूं कि 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, राइट, सॉरी 1 करोड़ रुपए की सेल थी आपकी पुरानी प्रॉपर्टी की, जो कि आपके पुरखों के जमाने का कोई मकान था, आपने उसे 1 करोड़ में बेच दिया। अब इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट है खुद, दिमाग तो उसका दौड़ेगा ही, राइट, कॉमर्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का बंदा है, तो दिमाग तो उसका दौड़ने लग ही जाता है। 1 करोड़ के ऊपर कैलकुलेशन किया तो 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ रहा है। अब उसको पता है कि अगर मैं 50 लाख रुपए जितना कोई नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं तो मुझे मेरा ये पूरे के पूरे 8 लाख रुपए का टैक्स बच जाएगा, 10 लाख रुपए का टैक्स बच जाएगा 20% के हिसाब से। तो 10 लाख रुपए बचाने के लिए बंदे ने क्या किया, किसी बिल्डर के साथ एक टाई अप कर लिया। ठीक है, बिल्डर के साथ टाई अप कर लिया कि मैं फ्लैट लूंगा और वापस आप ही को बेच दूंगा उतनी वैल्यू में, मैं फ्लैट लूंगा और वापस बेच दूंगा आपको 2 महीने 4 महीने रख के, या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा आपसे वापस बेच दूंगा आपको, हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं। तो नया इन्वेस्टमेंट उसने कर लिया साहब, नियम है कि भाई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको, तो उसने 50 लाख का कोई फ्लैट खरीदा साहब, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसने इनकम टैक्स को बता दिया कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है और मुझे 50 लाख के ऊपर टैक्स का पूरा एग्जेम्पशन दे दिया, इनकम टैक्स ने एग्जेम्पशन दे दिया। रिटर्न विटर्न भरे, एग्जेम्पशन क्लेम किया, असेसमेंट हो गया, एग्जेम्पशन मिल गया उसको, 1 रुपए का भी उसको कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं पड़ा, क्योंकि उसने पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया नई हाउस प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन का। अब बंदे ने क्या किया, 6 महीने बाद उस नई प्रॉपर्टी को भी बेच दिया उतनी वैल्यू में और उतनी वैल्यू की रजिस्ट्री करा दी। ठीक है, तो उतनी वैल्यू की रजिस्ट्री करा दी और जितनी वैल्यू में, देखिए जितनी वैल्यू में आपने खरीदा था उतनी वैल्यू में बेच दिया, तो कैपिटल गेन तो नई प्रॉपर्टी पे तो आपको हुआ नहीं, तो 1 रुपए का टैक्स तो आपका बनना नहीं, और आपने अपना पुराना जो कैपिटल गेन हुआ था उसको भी बचा लिया। तो ये जो दिमाग है ना आपका नहीं चलने वाला, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रूल बनाए हैं, जो आपके इनकम टैक्स के जो रूल है, जो एग्जेम्पशन है वो ऐसे ही थोड़ी दे देंगे आपको, काफी स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर आप कोई नई एसेट खरीदते हो तो हम आपको कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस दे देंगे। बात तो सही है, चलिए, कि आपने नया मकान खरीद लिया या नया मकान बनवा लिया, आपको एग्जेम्पशंस दे देंगे। लेकिन जो नई एसेट है जिसके बिहाफ पर आपने अपने 10 लाख बचा लिए, 50 लाख की नई एसेट, 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ था पुरानी एसेट पर और 10 लाख रुपए बचा लिए, तो 50 लाख रुपए की जो नई एसेट है आपकी, उस नई एसेट को आपको 3 साल तक रखना पड़ेगा। ध्यान देना, कितने साल तक रखना पड़ेगा, 3 साल तक रखना पड़ेगा। अगर आपने 3 साल तक नहीं रखा, रखोगे तो 3 साल बाद बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पुराना वाला मैटर तो क्लियर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जितना आपने एग्जेम्पशंस लिया था उसमें जो नई एसेट की कॉस्ट थी उससे रिड्यूस कर दिया जाएगा और बाकी आपके हाथों में टैक्स, आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो जितना एग्जेम्पशंस, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन आपने क्लेम किया था वो नई वो, और उसमें जितनी आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, ठीक है, आपको जो एग्जेम्पशंस मिला था, जितना आपने एग्जेम्पशंस इस नई एसेट के बिहाफ पर लिया था वो पूरी तरह से आपके हाथों में वापस टैक्सेबल हो जाएगा। यानी आपको ये नई प्रॉपर्टी को 3 साल तक रखना पड़ेगा। तो नियम क्या कहता है, आपको 54 एग्जेम्पशन का जो एग्जेम्पशन है उसका रूल क्या कहता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से होने वाले कैपिटल गेन को अगर आप फर्दर नई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन जो न्यू कैपिटल एसेट है उसको आपको, न्यू जो एसेट है आपकी हाउस प्रॉपर्टी, उसको आपको एटलीस्ट 3 इयर्स तक रखना है, राइट, तब जाकर आपको वो पुराना वाला कैपिटल गेन जो है ना वो आपका एग्जेम्पशन क्लियर होगा कि हाँ आप उसको ले पाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका वो एग्जेम्पशन वापस टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में। ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन एंड आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा ये बहुत अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इस इंडिया में ये जो प्रॉपर्टियों के खरीद और जो बेचान होते हैं, जो लेन देन होते हैं, वो इतने ज्यादा होते हैं कि हर साल लोगों को मार्च महीने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दरबार खटखटाने पड़ते हैं, उनके पास जाना पड़ता है अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग द कैपिटल एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54
that is the capital gain on sale of residential property and used for residential purpose. I think आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा. ऐसे बहुत सारे exemptions है जो हम further class में पढ़ेंगे. ठीक है, मैं अब आपको sharing stop कर रहा हूँ. If you have any doubt तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से. पूछिए अगर आपको कुछ पूछना है आज की क्लास के रिगार्डिंग. कुछ पूछना है किसी को? सेक्शन 54, ठीक है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर होने वाला, सेल पर होने वाला कैपिटल गेन. ठीक है, सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को अगर वो अपनी कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं तो. राइट. तो इस पर होने वाले कैपिटल गेन एलटीसी होना चाहिए. सबसे बड़ी बात है वो हाउस प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए. तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. आपको वापस नई एसेट खरीदनी पड़ेगी. ठीक है, ये नई एसेट भी आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगी. कब खरीदनी पड़ेगी? या तो बेचने से 1 साल पहले खरीदी हो के अंदर, या फिर बेचने के बाद 2 साल के अंदर खरीदो या 3 साल के अंदर बनवाओ. ठीक है, और डिपॉजिट अकाउंट अवेलेबल है, यानी आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट बैंकों में खुलवा के ये पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि नई प्रॉपर्टी खरीदने में आपको हो सकता है समय लगे या बनवाने में टाइम लगे. और नई प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं उसे आपको एटलीस्ट 3 साल तक रखना पड़ेगा. 3 साल के पहले नहीं बेच सकते, वरना जो आपने कैपिटल गेन का फायदा, एग्जेम्पशंस का फायदा लिया था, वो फायदा आपको नहीं मिलेगा, डिसअलाउ हो जाएगा, वापस टैक्सेबल हो जाएगा आपके हाथ में. राइट. ये पूरा पहला सेक्शन था 54. ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास आज की इनकम टैक्स की. और अब हम बात करते हैं, वापस मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, टैली के ऊपर चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच.